कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए 11 मई के कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। ये वीडियो विशेषकर हरियाणा सीईटी मेंस को देखकर बनाई गई है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। अरोरा बोरियालिस की घटना सामान्यतः कहाँ देखने को मिलती है? ऑप्शन ए उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव पर, ऑप्शन बी पहाड़ी घाटी पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव पर। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। अरोरा एक चमकदार परिघटना है जो उत्तरी ध्रुवों और दक्षिण ध्रुवों के नज़दीक देखी जाती है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ सूर्य से अवशेषित कणों की परस्पर क्रिया के कारण होती है। अरोरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैसों और कणों से मिलकर बनती है। इन कणों के वायुमंडल से टकराने से प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अरोरा के देखे गए रंग गैस के प्रकार और उनके टकराव की ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन ए उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव पर देखने को मिलती है अरोरा बोरियोलिस की घटना। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 9 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 11 मई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 9 मई को। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। प्रधानमंत्री ने 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें बंगाली साहित्य एवं संगीत के योगदान के लिए भी जाना जाता है। टैगोर द्वारा 2000 से अधिक गीतों की रचना की गई, जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता है, तथा गीतांजलि जैसी उनकी प्रसिद्ध रचना की थी। वर्ष 1913 में साहित्य में पहले गैर यूरोपीय नोबेल पुरस्कार विजेता बन गए। टैगोर के दर्शन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना पीढ़ियों को प्रेरित करती है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन बी 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न। सितवे बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी म्यांमार। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। हाल ही में भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में सिल्वे बंदरगाह का लोकार्पण किया। परियोजना का उद्देश्य म्यांमार में कलादान नदी के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों के साथ मिजोरम के लिए एक वैकल्पिक संपर्क मार्ग प्रदान करना है। इसमें हल्दिया से सिल्वे बंदरगाह तक जहाजरानी, कलादान नदी के माध्यम से सिल्वे से पलेटवा तक अंतर्देशीय जल परिवहन, पलेटवा से भारत म्यांमार सीमा तक सड़क परिवहन और भारत में नेशनल हाईवे 54 के लिए सड़क परिवहन जैसे खंड शामिल हैं। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर है सितवे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न। फैम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन ए, यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण और इसे अपनाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। बी, इसका वर्ष 2030 तक विद्युत वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक करने की लक्ष्य है। सी, यह शहरी केंद्रों में चार्जिंग तकनीकी और स्टेशनों की तैनाती का समर्थन करती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। फैम की फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स स्कीम। तो इस योजना की शुरुआत अब 1 अप्रैल 2015 को की गई। यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण और इसे अपनाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका वर्ष 2030 तक विद्युत वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक करने का लक्ष्य है। यह शहरी केंद्रों में चार्जिंग तकनीक और स्टेशनों की तैनाती का समर्थन करती है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। कथन ए, इसके अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा जमा राशि पर 2 वर्ष के लिए 6.5% की निश्चित दर से सरकार की तरफ से ब्याज दिया जाएगा।
कथन 2, इसके तहत अधिकतम जमा राशि की सीमा 2.5 लाख रुपए है। उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। ठीक है, अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। बजट 2023 में महिलाओं और लड़कियों के लिए नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा की गई, जो मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से होगी। इसके तहत अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपए, जिस पर 2 वर्ष के लिए 7.5% की निश्चित दर से ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन डी 1 और 2, न तो 1 है न ही 2 है। अब जान लेते अगला प्रश्न। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल मैंग्रोव वन आवरण क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए 3686 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 3927 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 4531 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 4992 वर्ग किलोमीटर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 4992 वर्ग किलोमीटर। अब जान लेते इसका विश्लेषण। तो इसका विश्लेषण तो आपको बता देते हैं। भारत में मैंग्रोव वन बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कुल कितने चंद्रमा मिल सकते हैं? ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 87, ऑप्शन डी 92। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 92। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कुल 92 चंद्रमा मिल सकते हैं, जिसमें से 3 चंद्रमा बृहस्पति के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको कमेंट में देना है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 92 चंद्रमाएँ हैं बृहस्पति ग्रह के। अगला प्रश्न, भारत के किस विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा? ऑप्शन ए विश्व भारती विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा यूनेस्को द्वारा प्राप्त होगा। सामान्यतः विरासत का दर्जा किसी अमूर्त स्मारक को दिया जाता है। विश्व में प्रथम बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को में विरासत का दर्जा मिला है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए विश्व भारती विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष से निकलने वाले उप परमाणु कण म्यून से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, पृथ्वी के वायुमंडल में जब उप परमाणु कण कॉस्मिक किरणों से टकराते हैं तो म्यून का निर्माण होता है। कथन 2, म्यून को फैट इलेक्ट्रॉन के रूप में भी जाना जाता है। उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। अब जान लेते इसका विश्लेषण। म्यून अंतरिक्ष से निकलने वाले उप परमाणु कण हैं जो कॉस्मिक किरणों से टकराने के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। इलेक्ट्रॉन से कई गुना भारी होने के कारण म्यून को फैट इलेक्ट्रॉन के रूप में भी जाना जाता है। म्यून की भेदन क्षमता अत्यधिक होने के कारण इसकी बड़ी संरचनाओं के स्कैनिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इनमें से कोई सा भी कथन गलत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें। अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे हम आपको और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।